नमस्कार दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है 14 अक्टूबर से सारे न्यूज को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज देखिए आवाज़ थोड़ा आपको गूंजता हुआ महसूस होगा क्योंकि हम घर आ गए हैं और उस कारण से ये रूम पूरी तरीके से खाली है जिसमें हम बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आवाज़ आपको थोड़ा गूंजता हुआ महसूस होगा, तो आप लोग 1-2 दिन मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो वीडियो का रफ्तार है वो बढ़ जाएगा। और कहीं कि यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम आ गया, तो जो आप लोग का एरिया है उसे कंप्लीट भी करना जल्दी से है। तो जैसे ही घर से हम आते हैं आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और देखिए क्या था कि एरिया का हम लोग का मात्र 6 वीडियो तक नोटिफिकेशन गया था। उसके बाद करीब हम लोग का 9 वीडियो का नोटिफिकेशन गया ही नहीं। ठीक है, तो 9 करीब 15 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखें जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश को मिलेगी गति और शक्ति। किससे मिलेगी? तो नरेंद्र मोदी ने जो है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनके द्वारा 100 लाख करोड़ के पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का शुभारंभ किया गया है। इस प्लान को कहाँ से इसकी शुरुआत की गई है? तो दिल्ली से। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रगति मैदान दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई, इसका शुभारंभ किया गया है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें 1200 से अधिक क्लस्टर और 2 रक्षा कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, और फिलहाल अभी गतिशील नेशनल मास्टर प्लान के तहत जो बुनियादी प्रोजेक्ट है उसे शामिल किया गया है, जो 2024-2025 तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, साथ में आपको नेक्स्ट पॉइंट नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मास्टर प्लान के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और जिसके तहत केंद्र सरकार जो नोट कर लीजिएगा, 16 मंत्रालय एक साथ इन परियोजना की योजना तैयार करेगी। नोट कर लीजिएगा, 16 मंत्रालय एक साथ में आएगी और जो प्रोजेक्ट है उसकी खाका तैयार करेगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से सभी जो परियोजनाएं हैं उसको उपग्रह से ली गई तस्वीरें से रियल टाइम, यानी कि अभी हम बोल रहे हैं तो एक तरीके से लाइव बोलते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंपल सी बात समझाते हैं आपको। जब मैच चलता है तो लाइव चलता है कि नहीं, लाइव देखते हैं कि कौन सा बॉल पर छक्का जा रहा है, कौन सा बॉल चौका जा रहा है। तो उसी प्रकार से उपग्रह के माध्यम से सरकार रियल टाइम जिस भी जो आपके प्रोजेक्ट है उसका मॉनिटरिंग कर सकती है। ठीक है, रियल टाइम देख सकती है कि कितना प्रोजेक्ट बना है। साथ में सैटेलाइट के माध्यम से ही वहाँ की जो ज़मीन है उसकी स्थिति जानी जा सकती है, वहाँ पानी है कि नहीं है, इन सारी चीज़ की जानकारी आपके उपग्रह के माध्यम से उपलब्ध होगी। ठीक है, गतिशील नेशनल मास्टर प्लान के तहत। साथ में आपको याद रखना है कि इसकी निगरानी इस प्लान की निगरानी कौन करेगा? तो कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का एक समूह होगा। ठीक है, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का एक समूह होगा। ठीक है, उसके बाद क्या क्या लिखा गया इसे पढ़ लीजिए। वर्ष 2024-25 तक क्या क्या होगा? तो सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता को 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर 225 गीगावाट तक ले जाने की तैयारी है। ठीक है, रेलवे की कार्गो परिवहन क्षमता को 121 करोड़ टन से बढ़ाकर 160 करोड़ टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक। और सभी गांवों तक 4G कनेक्टिविटी की योजना पहुंचाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसमिशन लाइन को 4,54,200 किलोमीटर तक ले जाना है सरकार का उद्देश्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसी में कि 2 लाख किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग को ले जाने की तैयारी और बढ़ेगी परिवहन सुविधा। तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं कि 202 आपके फिशिंग क्लस्टर का निर्माण होगा और 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन है उसे बिछाई जाएगी गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत। साथ में 11 औद्योगिक कॉरिडोर और 2 रक्षा कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। नोट कर लीजिएगा, सारे के सारे पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे बदलेगी तस्वीर। तो इसे पढ़ लीजिए कि बोला गया है कि जो इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट है इसके द्वारा बोला गया है कि भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, मतलब सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कितना कॉस्ट आता है, तो 13 से 14% कॉस्ट आता है। जबकि जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ पर कितना आता है, 9 से 10% कॉस्ट आता है। जो
एक तरीके से हमारे बिजनेसमैन को 4% कॉस्ट तो जो आपकी लॉजिस्टिक है 4 से 5% कॉस्ट तो पहले ही घाटा दे दिया, जबकि डेवलप कंट्री में क्या है कि उनको 5% तो पहले ही फ़ायदा दे दिया। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो है जो भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक किया जाएगा और जो कॉस्ट है लॉजिस्टिक कॉस्ट उसे कम करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होगा क्या फ़ायदा होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉजिस्टिक परिवहन लागत कम होगी जो आपको बताए हैं, जिसमें निर्यात बढ़ेगा और घरेलू स्तर पर भी लोगों को जो है सस्ते सामान मिलेगी, क्योंकि अभी क्या होता है कि 14-15% आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट होने के कारण क्या होता है 4-5 रुपये तो महंगा हो ही जाता है, कम से कम 4-5 रुपये तो सस्ता होगा ना। ठीक है, उसके बाद देखिए किसानों की खेती की लागत में जो है भी कमी आएगी और हर प्रकार के बुनियादी ढांचे की जो परियोजना है दूसरी परियोजना की मदद करेंगी और एक दूसरे का पूरक काम करेंगे। इससे कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है ना एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय से मिल के काम करेगी। ठीक है, साथ में सरकार को प्रभावी योजना व नीति बनाने में मदद मिलेगी और सरकार का जो अनावश्यक खर्च होता है उससे सरकार बच सकेगी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है कि निवेशकों को सरकार तय समय में जो है अपनी प्रतिबद्धता दिखा पाएगी, जिससे भारत नए निवेश स्थान के रूप में उभरेगा। बाकी इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट को इसे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे हम पढ़ देते हैं आपको इस पॉइंट को भी कि मामूली सुधार या बड़ा योगदान, अगर इसमें सिर्फ मामूली सुधार कर देंगे तो हमारे अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान कर सकता है। ठीक है, तो पहला है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस पर जो है पाल्बो कोटो मिलान की रिपोर्ट के अनुसार जो है लॉजिस्टिक में 1% का अगर सुधार जो है आर्थिक विकास को 1.1 से जो है 3.4% तक योगदान दे सकता है। तो बहुत बड़ी नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी की जो है रिपोर्ट के मुताबिक अधिक बंदरगाह जीडीपी को सीधे बढ़ाते हैं और 13 यूरोपीय देशों के 120 बंदरगाह वाले क्षेत्रों के विश्लेषण में पता चला है कि वहाँ की जीडीपी में तेज वृद्धि हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है कि शिपिंग कनेक्टिविटी में एक मानक अंक का सुधार माल भाड़े को जो है $287 तक कम कर सकता है। तो बहुत बड़ी बात है और इस तरह बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे में एक मानक अंक का सुधार माल भाड़े को जो है $225 तक कम कर सकता है। तो जो एक डेवलप कंट्री होती है उसके लिए 225 जो डॉलर होता है एक मानक सुधार अगर कर देते हैं तो फ़ायदा होता है, तो बहुत बड़ी बात होता है। ठीक है, क्योंकि भारत अभी बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, तो भारत सरकार को जो आपके इन सभी सेक्टर है उस पर ध्यान देना भी होगा। साथ में आगे लिखा गया कि 16 मंत्रालयों की जो बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं साथ लाई जाएगी, तो आपको बता चुके हैं। और इसका यहाँ पर लिखा गया है कि 25 वर्षों में ढुलाई लागत कम करके अर्थव्यवस्था की जाएगी मजबूत। ठीक है, इस योजना के माध्यम से। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीमांत राज्यों में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को 50 किलोमीटर तक कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। और किसके विरुद्ध में? तो आतंकवाद और सीमा पार अपराधों के खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस क्या होता है? शून्य सहनशीलता। अगर कोई एक आतंकवादी जो है अगर मेरा एक सैनिक को भी मारता है तो हम जाके 4 आतंकवादियों को मार के आएंगे। ठीक है, समझे कि नहीं? हम अगर कोई हम पर हमला करेगा तो हम सहेंगे नहीं, उसी को बोलते हैं जीरो टॉलरेंस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके तहत जो गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी किया है और इस गाइडलाइन में क्या बोला गया है आप लोग को ध्यान से सुनना है। हम सारे गाइडलाइन को आपको बताते हैं। सबसे पहले तो समझना आपको बीएसएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसको बोलते हैं। इसे बोला जाता है हिंदी में बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस मतलब कि शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कि इसके तहत जो है बीएसएफ को आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसके 50 किलोमीटर भीतर तक जो है तलाशी, नोट कर लीजिएगा शब्द तलाशी, संदिग्धों की गिरफ्तारी और जब्ती का अधिकार देती है केंद्र सरकार बीएसएफ को। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है कि यह व्यवस्था किन किन देशों के विरुद्ध लागू हुआ है, तो नोट कर लीजिएगा। भारत और
पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर कोई आतंकवादी हमारी सेना पर आके हमला कर देता है तो हम लोग जो हमारा BSF है 50 किलोमीटर तक अंदर जा सकती है, गृह मंत्रालय का गाइडलाइन है, ठीक है। उसके बाद ये गाइडलाइन जो हमारे भारत के राज्य हैं 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू होते हैं। कौन कौन राज्य हैं इसे नोट कर लीजिएगा। पहला है कि भारत के जो है पंजाब, यहाँ पर मैप ही बना देते हैं, ठीक है। पंजाब, ठीक है, पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और असम हो गया। पहले क्या था कि यहाँ पर 15 किलोमीटर तक मात्र, जैसे कि BSF यहाँ पर रह रही, ठीक है, तो BSF जो है मात्र 15 किलोमीटर तक जा सकती थी पश्चिम बंगाल के अंदर जो आतंकवादी हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जो अब गृह मंत्रालय बोला कि नहीं 15 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के आपके 5 राज्य हैं जहाँ पर पहले 80 किलोमीटर तक जो है BSF थे आतंकवाद पर कार्रवाई करने के लिए जाती थी। लेकिन अब बोला गया कि नहीं 80 किलोमीटर अब नहीं जाइएगा, अब जो है 50 किलोमीटर जाइएगा। कौन कौन राज्य में, तो पहला आपके मणिपुर, दूसरा मिज़ोरम, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मेघालय, पाँचवा आपके नागालैंड, ठीक है, पाँचवा नागालैंड। उसके बाद आपको याद रखना है गुजरात, जो गुजरात है, गुजरात में भी पहले आपके 80 किलोमीटर तक जो BSF थे अंदर में आ जाती थी आपकी कार्रवाई करने के लिए आतंकवादियों पर। लेकिन बोला गया कि नहीं 80 किलोमीटर आपको नहीं जाना है, अब जाना है 50 किलोमीटर। जबकि जो राजस्थान है वहाँ पर पहले से ही 50 किलोमीटर का नियम लागू था। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अब देश में नहीं होगा बिजली का संकट। प्रहलाद कौन है, तो केंद्रीय कोयला मंत्री हैं प्रहलाद, नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें जो प्रहलाद कोयला मंत्री हैं इनके द्वारा बोला गया था कि जो डिमांड था कितना था, 9 लाख टन कोयले का डिमांड डेली था, लेकिन अब उत्पादन जो है 20 लाख टन डेली हो रहा है। तो भारत में जो है कोयले की जो आपूर्ति है कम नहीं होगी। तो बहुत अच्छी खबर है और अच्छी बात भी है, ठीक है, हमारे देश के इकोनॉमी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में अब क्वारंटाइन नहीं होंगे ब्रिटिश नागरिक। तो आपको पहले ही बता चुके थे कि टिट फॉर टैट वाला कहानी था, अब वो भी वापस ले लिया तो हम भी वापस ले लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर बौखलाए चीन को भारत ने दिया करारा जवाब, ठीक है। पहले LAC पर जारी विवाद को सुलझाने पर ध्यान दे चीन, किसके द्वारा बोला गया, भारत के द्वारा बोला गया है। अरुणाचल प्रदेश का अभिन्न वे अभाज्य हिस्सा मानता है भारत, ठीक है, मतलब भारत का जो अरुणाचल प्रदेश क्या है, अभिन्न और अभाज्य हिस्सा है, ठीक है। चाइना क्या बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है मेरा ही हिस्सा था, और अभी अपने मैप में भी चाइना है अरुणाचल प्रदेश को अपने ही हिस्से में दिखाता है। देखिए चाइना जितना बोलता है ना मक्कार झूठा देश कोई धरती पर नहीं है, उसके बातों में कभी भी भारत को भी नहीं आना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में किसका दौरा होता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हाल ही में किसका दौरा होता है। जो अरुणाचल प्रदेश है, हाँ, उसकी सीमा किन किन देशों से लगती है, तो जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा जो है आपके एक साइड भूटान है, एक साइड चाइना है और एक साइड आपके म्यांमार है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल सीमा। उसके बाद LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो हम डेली बताते हैं, आज आपको कमेंट में लिखना है कि क्या है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो सीतारमण कौन है, तो सीतारमण आपके वित्त मंत्री हैं, ठीक है, वित्त मंत्री हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे देख लीजिए, नीचे है कि स्टालिन का पत्र लेकर नवीन पटनायक से मिली DMK नेता कनिमोरी, किस लिए मिली, तो जो नीट परीक्षा है उसी के संबंध के लिए मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि 108 दिन में ही लग गए सभी 736 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर लिखा गया है 736 जिले। 2011 के सेंसक्स के हिसाब से जो है भारत में कितने ज़िले थे, तो 640 थे, कितने थे, 640 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए, 736 डिस्ट्रिक्ट, कितने हो गए, 736 डिस्ट्रिक्ट। और ये भी याद रखिएगा कि 2001 के जो सेंसस था उसके अनुसार कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो 593, कितने थे, 593 थे, इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अब कितने हो गए, 736, ठीक है, 736। उसके बाद नेक्स्ट है कि संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित हो रहा है एयर इंडिया का कलाकृति
संग्रह, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई उसमें बड़ा न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है कि दुनिया की पहली DNA वैक्सीन बाजार में आने को तैयार। तो कल इसके बारे में आपको हम बताए हुए थे, लेकिन कल ये हमने बताया था कि ये DNA वैक्सीन है, ठीक है। तो आज बता देते हैं कि ये DNA वैक्सीन है, उसका नाम क्या है, जायडस कैंडिला, ठीक है। जायडस कैंडिला एक कंपनी है जिसके द्वारा कौन सा वैक्सीन बनाया गया है, तो जाइकोव डी बनाया गया, ठीक है। जो जाइकोव डी आपके जो वैक्सीन है, आपको याद रखना है, बच्चों को लगाया जाएगा। ये कौन सा वैक्सीन है, DNA वैक्सीन है, नोट कर लीजिएगा, DNA वैक्सीन है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि जो जाइकोव डी है 60 लाख डोज का उसका उत्पादन किया जा चुका है। तो जो 60 लाख डोज का उत्पादन किया गया है, इसे जो बच्चे हैं उनको लगाया जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि भारत सरकार को जो है कितने करोड़ जो वैक्सीन की ज़रूरत है बच्चों के लिए, तो 28 करोड़ अभी ज़रूरत है। तो 28 करोड़ जो वैक्सीन है उसे किससे किससे खरीदा जा रहा है, तो जो 22 करोड़ वैक्सीन है वो आपके खरीदा जाएगा कोविशील्ड। कौन खरीदा जाएगा, कोविशील्ड। तो कोविशील्ड कौन बनाती है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, ठीक है। उसके बाद 6 करोड़, जो 6 करोड़ आपके जो वैक्सीन है ये किससे खरीदा जाएगा, तो भारत बायोटेक से खरीदा जाएगा। और वैक्सीन का नाम क्या है, तो कोवैक्सीन, आप सभी को तो पता चल गया होगा, कोवैक्सीन है। उसके बाद 60 लाख तो आप देख चुके हैं किससे, तो जायडस कैंडिला खरीदा जाएगा। किससे खरीदा जाएगा, तो जाइकोव डी के द्वारा जाइकोव डी खरीदा जाएगा। आज क्या हो रहा है, आवाज़ गूंज रहा है ना, तो हम जब बोल रहे हैं ना तो हमको बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा अजीब सा लग सकता है, हमें भी लग रहा है, तो आप लोग को भी ज़रूर लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि दोनों डोज लगवाने वाला देश का पहला जिला किन्नौर बना, ठीक है। दोनों डोज जो कोविड का दोनों डोज जो वैक्सीन है, दोनों डोज वैक्सीन लगवाने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन बन गया है, तो किन्नौर बन गया, ठीक है। किन्नौर बन गया है। और किन्नौर किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का मैप आपको लास्ट में कोशिश करेंगे हम दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वीडियो लंबा बना भी नहीं सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद है कि 2 लाख के करीब रह गए सक्रिय मामले, 7 माह में सबसे कम। तो आपको याद रखना है 24 घंटे में कितने मामले आते हैं, तो 15,823 मामले आते हैं कोरोना के। और कुल सक्रिय मामले कितने हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और 24 घंटे में कितना टीका लगाया गया, तो 50,63 टीका लगाया गया है, ठीक है। अब कुल कितना टीका अभी तक लग चुका है, तो 96.43 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। सबसे तेज बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, 1 दशक तक कायम रहेगी। 7.5 से 8.5% की विकास दर किसके द्वारा बोला गया है, तो वित्त मंत्री के द्वारा बोला गया है। बस इसे पढ़ लीजिएगा, इसे जान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार में $2 अरब का निवेश करेगी टाटा मोटर्स। इसे नोट कर लीजिएगा, ये BVI, ठीक है। ये BVI है, आपसे पूछा जाएगा कितना निवेश करेगी, $2 अरब का निवेश करेगी, ठीक है। और अगर पूछेगा करोड़ में तो कितना हो जाएगा, 16,000 करोड़ रुपया हो जाएगा, ठीक है, $2 करोड़। उसके बाद नीचे है कि ग्रीन एनर्जी में रिलायंस का एक और दाव, जो रिलायंस है इसने जो है ग्रीन एनर्जी में एक और दाव चला है। तो जर्मनी के नेक्स्ट वेव में जो है 2.5 करोड़ यूरो का करेगी निवेश। जो आपके जर्मनी की नेक्स्ट वेव कंपनी है, ये क्या बनाती है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है नेक्स्ट वेव जो है सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होने वाले मोनोक्रिस्टल सिलिकॉन वेफर्स बनाती है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि साथ में डेनमार्क की जो अस्टिसडल के साथ भी आपके रणनीतिक साझेदारी करेगी, कौन, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि सोलर पैनल निर्माताओं को मिलेगा लाभ, मुकेश अंबानी के द्वारा बोला गया है, इसे पढ़ सकते हैं। और इस साइड में है कि खाने का तेल सस्ता करने के लिए सरकार ने टैक्स में बड़ी कटौती की है, तो बस जान लीजिए कि क्या हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है कि श्रीलंका से रणनीतिक सहयोग बढ़ाएगा भारत। सेना प्रमुख जनरल नरवणे की कोलंबो में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत अन्य प्रमुख जनों से वार्ता हुई है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि जो भारत के सेना प्रमुख जनरल AM नरवणे हैं, इन आपसे पूछा जाएगा कि इनके द्वारा किस देश का दौरा हाल ही में किया गया है, ऑप्शन दे देगा, तो नोट कर लीजिएगा श्रीलंका के।
और इनके द्वारा जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से भी मुलाकात की गई है। इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ये आपकी श्रीलंका है, ठीक है, ये आपकी श्रीलंका है। नेक्स्ट है कि चबहार के जरिए आर्मेनिया से नज़दीकी बढ़ाएगा भारत, ठीक है। तो चबहार बंदरगाह कहाँ पर है, तो ईरान में स्थित है, भारत के द्वारा विकसित किया गया है आर्मेनिया, ठीक है। आर्मेनिया का आपको मैप में दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो आर्मेनियम किसका दौरा हुआ है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का दौरा हुआ है, ठीक है। जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, जो आर्मेनिया है उसके प्रधानमंत्री का जो नाम है ये आपके है निकोल पेंसियान, ठीक है। आप देखिए निकोल पेंसियान, ठीक है। जो राष्ट्रपति हैं आर्मेनिया के उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है एलेन साइमोनियान, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। राजधानी क्या है, तो एरेबान, ठीक है। एरेबान आपके आर्मेनिया की राजधानी है। साथ में मुद्रा क्या है, तो आर्मेनियाई दरहम मुद्रा है, ठीक है। आप एक बार मैप देख लीजिए, उसके बाद आपको हम समझाएंगे कि इंटरनेशनल, यहाँ देखिए लिखा गया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, ठीक है। ये आपके आर्मेनिया का मैप है, यहाँ पर देख लीजिए। इस साइड आपके जो आर्मेनिया के वेस्ट में टर्की है और ईस्ट में अजरबैजान है, इधर रसिया है, जॉर्जिया है, ठीक है। ये आपके ब्लैक सी है, ठीक है, ये आपके ईरान है। तो उसके बाद नेक्स्ट मैप में देखिए, आपको समझना है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसमें क्या हुआ कि एक नया चेंजेज आ गया, ठीक है। नया चेंजेस क्या आ गया कि जो आपके रास्ता था मुंबई से ईरान, ठीक है, मतलब भारत से ईरान, और जाने वाला था अजरबैजान, लेकिन अब जो है अजरबैजान रास्ता नहीं जाएगा। ये रास्ता कहाँ जाएगा, ईरान के विरोध के कारण ये रास्ता जो है अब चला जाएगा आर्मेनिया में। कहाँ चला जाएगा, आर्मेनिया में। और आर्मेनिया होते हुए आपके चला जाएगा कहाँ पर, आर्मेनिया होते हुए, और जो आपको वो दिखाया था जॉर्जिया, जॉर्जिया होते हुए कहाँ चला जाएगा, ये आपके चला जाएगा रसिया में, ठीक है। तो अब इससे जो आपके था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इससे जो अजरबैजान है उससे बाहर कर दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि अभी क्या होता है कि अगर अभी कोई सामान अगर भारत से रसिया भेजना है तो भारत को बहुत घूम के जाना होता है। भारत के जो भी जहाज़ हैं तो मुंबई से निकलते हैं और उनके द्वारा रेड सी होते हुए आपके स्वेज कैनाल पार करते हुए, भूमध्य सागर होते हुए, अटलांटिक महासागर होते हुए, बाल्टिक महासागर होते हुए वो पहुंचते हैं रसिया, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉरिडोर बन जाएगा, ये रेलवे कॉरिडोर है, तो बहुत आसानी से जो है भारत का सामान जो है रसिया पहुंच जाएगा। साथ में जो और जो मिडिल कंट्री हैं उनको भी जो है भारत के द्वारा आसानी से सामान भेजा जा सकता है। और साथ में भारत का इससे क्या होता है, रिश्ता भी बेहतर होता है, ठीक है। जो आपके रिश्ते होते हैं और भी देशों से अच्छे होते हैं। और आपको पता होगा कि भारत जो है अभी आर्मेनिया को हथियार भी, मेड इन इंडिया हथियार भी बेचा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, उससे पहले आप एक बार ईरान का मैप देख लीजिए। ये ईरान है और भारत का चबहार पोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। भारत का चबहार पोर्ट और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट यहाँ पर है। मुंबई से होते हुए आपके जो मुंबई से होते हुए ईरान के बंदरा अब्बास से होते हुए ये आपके जो आपके इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये आपके अब तो जब के अजरबैजान वहाँ नहीं जाएगा, आर्मेनिया होते हुए ये जॉर्जिया होते हुए आपके चला जाएगा रसिया, ठीक है। पहले क्या था, पहले इस तरीके से होके जाता है, लेकिन अब जो है रास्ता चेंज कर दिया गया है। किसके विरोध के कारण, ईरान के विरोध के कारण। क्योंकि आपको पता है कि जो ये कंट्री है इसका नाम क्या है, अजरबैजान। अजरबैजान जो है पाकिस्तान के साथ में जो है ईरान के जो बॉर्डर है वहाँ पर सैन्य अभ्यास किए थे, इसीलिए ईरान गुस्सा में आके ये डिसीजन ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि म्यांमार में सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष में 30 सैनिक मारे गए हैं। कितने सैनिक, 30 सैनिक मारे गए हैं। इसमें आपको बता चुके हैं कि जो म्यांमार है वहाँ पर आंग सान सूकी की नेतृत्व में लोकतंत्र की सरकार थी, जिसे सेना हटा के, मतलब कि सेना ने उसे म्यांमार में क्या कर दिया, कू कर दिया, मतलब तख्ता पलट कर दिया। लोकतंत्र की सरकार को हटा के सेना खुद ही बैठ गई, ठीक है। तो उसी के विरोध में जो है एक गुट बन गया जिसका नाम है PDF, इसे बोलते हैं विद्रोही गुट, पीपुल्स डिफेंस फोर्स। ये जो आपकी फोर्स है, ये आम लोगों की फोर्स है जो सेना से लड़ती है, ठीक है, सेना से लड़ती है। देखिए जो सेना आपके म्यांमार में है, बहुत ही बोलते हैं ना कि जघन अपराध कर रही है, ठीक है। क्योंकि अगर किन्हीं को पकड़ना है, गांव वाले को, अगर गांव वाला नहीं रहता है
तो पूरे गांव को सज़ा दी जाती है, और सज़ा के रूप में क्या दी जाती है, पूरे गांव को जला दिया जाता है। तो ठीक नहीं है, अगर जिनके गांव को आप जला दीजिएगा तो वो तो विद्रोही बन ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार को। नेक्स्ट है कि किताब के रूप में दुनिया के सामने आई विनी द पूह की कहानी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मिला सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार। तो इसे हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और जानना भी चाहिए। अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ जो है अहिंसक आंदोलन चलाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो है 1964 में आज ही शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार जो है पाने वाले सबसे कम उम्र के शख्स थे, लेकिन 2014 में आपको पता है कि जो मलाला यूसुफजई हैं वो हो गई हैं सबसे कम उम्र की शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी लाल हरदयाल को जो है 13 भाषाओं का ज्ञान था, इसे बस जान लीजिए। और इनके द्वारा जो है 13 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया, और साथ में इनके द्वारा आज़ादी की लड़ाई के लिए 1913 में जो है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की जाती है अमेरिका में 1913 में, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है कि उत्सर्जन उपनिवेशवाद का नया हथकंडा क्या है, आपको बता देते हैं कि जैसे कि जो विकसित कंट्री है, ठीक है, जो विकसित कंट्री तो कार्बन का बहुत ज़्यादा उत्पादन करती हैं, जैसे कि अमेरिका है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करती हैं, लेकिन इन पर दबाव है कि आप कार्बन का उत्सर्जन कम कीजिए। तो जो यहाँ अमेरिका की कंपनियाँ होती हैं क्या करती हैं ना, कि जो गरीब देश होते हैं ना वहाँ पर जाके अपना कंपनी लगा देते हैं, और जब गरीब देश है वहाँ पर जाकर कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो कार्बन किसके कोटे में आ जाएगा, गरीब जो देश है उसके कोटे में आ जाएगा, और जो अगर कार्बन का उत्सर्जन होगा तो जो आपके गरीब देश है उसकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी, और इसके बारे में कुछ भी यहाँ पर लिखा होगा नहीं गया है, ठीक है। तो जितना भी देखिए इंपॉर्टेंट आपके आज का पेपर था, सारे पेपर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप लोग को थोड़ा आवाज़ देखने में थोड़ा आपसे कुछ समस्या आएगा सुनने में, तो आप लोग मैनेज कीजिए 1-2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी घर आए हुए हैं, फिर उसके बाद जब आते हैं अपने जगह पर तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।